जय हिंद साथियों। मोस्ट वेलकम आप सभी का इंडिया जीके की क्लास में हरियाणा ग्रुप डी 2026 के लिए क्लास नंबर 19 15/15 नंबर की आपको तैयारी करवाई जाएगी। 15 नंबर की आपकी इंडिया जीके आपके एग्जाम में पूछी जाती है। आज हमारी क्लास नंबर 19 है जो हमने 1 जुलाई से शुरुआत की थी। अगर आपने पहले वाली सीरीज को कंप्लीट नहीं किया है तो प्लेलिस्ट को चेक करेंगे, आपको सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट मिलेगी। हरियाणा जीके, हरियाणा करंट अफेयर्स डेली सुबह 7 बजे, जीके जीएस सुबह 11 बजे, साइंस डेली दोपहर को 2 बजे और मैथ्स की डेली रात को 9 बजे। इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करके 230 रुपीज में ऑल ग्रुप डी की सभी पीडीएफ ऑल सब्जेक्ट की विद हरियाणा करंट अफेयर्स आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए सेशन की शुरुआत करेंगे। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। पूछा गया है कि नीचे दिए गए आपको जोड़ों से मिलान करना है कि जो बंदी प्रतिरक्षण है और परम आदेश है, अधिकार परीक्षा है, उत्प्रेषण रीट है, ये 4 प्रकार के जो रीट हैं ये कब कब जारी की जा सकती हैं। बंदी प्रतिरक्षण का मतलब होता है प्रत्यक्ष सशरीर उपस्थित होना, यानी कि आपको कोर्ट के सामने अगर आप बंदी बनाए गए हैं तो यानी कि आपको कोर्ट के सामने 24 घंटे के अंदर आपको क्या करना पड़ता है, कोर्ट के सामने प्रत्यक्ष उपस्थित होना। ठीक है, प्रत्यक्ष उपस्थित होना और सशरीर उपस्थित होना। तो एक आपका कौन सा रहेगा, थर्ड ऑप्शन रहेगा, डी ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। परमादेश का मतलब है आदेश देना, परमादेश आदेश। अधिकार परीक्षा, अधिकार परीक्षा यानी कि दावे की वैधता जांच करना। उत्प्रेषण रीट कब जारी की जाती है, प्रमाणित किया जाना, प्रमाणित किया जाना। नेक्स्ट है जब न्यायालय को पता चलता है कि किसी व्यक्ति की गैर कानूनी गिरफ्तारी हुई है तब कौन सी रीट जारी की जाती है, तब जारी की जाती है बंदी प्रतिरक्षण। अधिकार परीक्षा कब जारी की जाती है, इसका प्रयोग कोर्ट के द्वारा किसी भी सार्वजनिक ऑफिस के अंदर, किसी भी सार्वजनिक कार्यालय में व्यक्ति का जो दावा है उसकी वैधता की जांच करने के लिए किया जाता है। परमादेश यह हाई कोर्ट के द्वारा एक न्यायालय अधीनस्थ जो न्यायालय है, एक अधिकारी या सरकारी निकाय के खिलाफ उसका कोई भी पहले वाला कोई आचरण है या कोई उसने चूक की है उसको ठीक करने के लिए जारी किया जाता है। तो बंदी प्रतिरक्षण जब न्यायालय को पता चलता है किसी व्यक्ति की गैर कानूनी गिरफ्तारी हुई है तब कौन सी रेट जारी की जाती है, बंदी प्रतिरक्षण रेट जारी की जाती है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 32 संवैधानिक उपचारों से संबंधित है। अनुच्छेद नंबर 32 जो है सर्वोच्च न्यायालय में यानी कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने का अधिकार देता है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने का अधिकार देता है अनुच्छेद नंबर 32, जिसको संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। बात करूं मैं अनुच्छेद नंबर 33 की। अनुच्छेद नंबर 33 जो सैनिक हैं और अर्धसैनिक हैं उनके जो मौलिक अधिकार हैं उसमें संसद के द्वारा कटौती की जा सकती है। यानी कि भाई युद्ध हो रहा है और कोई सैनिक बोले कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा क्योंकि भाई जीना तो सबका अधिकार है, लेकिन उस टाइम पे तो सबको पता है कि भाई युद्ध हो रहा है तो मर सकते हैं, तो उस टाइम पे आपके मौलिक अधिकार छीन लिए जा सकते हैं। अनुच्छेद नंबर 34 क्या बोलता है, राष्ट्रपति के द्वारा आतंकवाद से जो भी अक्षेत्र ग्रसित है सैनिक शासन या मार्शल लागू होने पर उसके मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने की शक्ति संसद को प्राप्त है। अनुच्छेद नंबर 34। अनुच्छेद नंबर 35 क्या बोलता है, अस्पृश्यता यानी कि जो बलात् श्रम है उसके संबंध में संसद को कानून बनाने का अधिकार है। हैबियस कॉर्पस याचिका का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, हैबियस कॉर्पस का मतलब होता है किसी को शरीर पेश करना, यानी कि बंदी प्रतिरक्षण एक होता है व्यक्ति को सशरीर पेश करना, उसी को क्या बोलते हैं, हैबियस कॉर्पस बोलते हैं। और ये जो रीट है ऐसे व्यक्ति या कोई भी अधिकारी के विरुद्ध जारी की जाती है जिसने किसी व्यक्ति को अवैध रूप से निरुद्ध किया हुआ है, यानी कि बंदी बनाया हुआ है, किसी व्यक्ति को अवैध रूप से कस्टडी में रखा जाए या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा ऐसा कार्य किया जाना जो अपहरण के दायरे में आता है, तो बंदी प्रतिरक्षण याचिका का उपयोग हाई कोर्ट यानी कि जो उच्चतम न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है और हाई कोर्ट है उसके अंदर किया जा सकता है। और इस याचिका के तहत गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को कोर्ट के सामने पेश करना होता है। नेक्स्ट है अनुच्छेद नंबर 32 को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा किसने कहा है, वो बात कही है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने।
अनुच्छेद नंबर 32 जो संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है, भारतीय संविधान की आत्मा हृदय किसने कहा है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को रीट जारी करने का अधिकार देता है? रीट जारी करने का अधिकार देता है अनुच्छेद नंबर 226। उच्च न्यायालय के पास अनुच्छेद नंबर 226 के तहत मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए निर्देश, आदेश या रीट जारी करने का अधिकार प्राप्त है। जबकि जो अनुच्छेद नंबर 32 है, उच्चतम न्यायालय यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसके अधीन भी रीट जारी करने की शक्ति सुप्रीम कोर्ट को देता है। रीट 5 प्रकार की होती है, बताया था आपको। बंदी, प्रतिरक्षण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण। अनुच्छेद नंबर 132 क्या बोलता है? अनुच्छेद नंबर 132 कुछ मामलों के अंदर हाई कोर्ट से अपील में सुप्रीम कोर्ट का जो अपीलीय अक्षेत्र अधिकार ज्यादा होता है। अनुच्छेद नंबर 143 हाई कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति को शक्ति होती है परामर्श करने की। अनुच्छेद नंबर 143। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? भाग नंबर 4, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। अनुच्छेद नंबर यानी कि आर्टिकल नंबर 36 से 51, आर्टिकल नंबर 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। और कहां से लिया गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। आयरलैंड देश के संविधान से लिए गए हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को संविधान की जो अनोखी विशेषता वो किसने कहा था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था। भाग नंबर 2 में किसका उल्लेख किया गया है? नागरिकता का उल्लेख किया गया है। भाग नंबर 3 में किसका उल्लेख किया गया है? मूल अधिकार यानी कि मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। भाग नंबर 5 में किसका वर्णन किया गया है? संघ का वर्णन किया गया है। संघ का वर्णन भाग नंबर 5 के अंदर किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की एक विशेषता है? भारतीय संविधान का भाग नंबर 4 और आर्टिकल नंबर 36 से 51 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख करता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो हैं वो सकारात्मक प्रवृत्ति के होते हैं। इन्हें संविधान के द्वारा या न्यायालय के द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है, यानी कि ये लागू नहीं किए जा सकते हैं। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट रहेगा। भारतीय संविधान के किस भाग में कल्याणकारी राज्य का विचार है? कल्याणकारी राज्य का विचार है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंदर। भारतीय संविधान का लक्ष्य भारत में कल्याणकारी राज्यों की स्थापना करना था। और कल्याणकारी राज्य का अर्थ होता है कि अपनी जितनी भी जनता है, संपूर्ण जनता का सर्वांगीण विकास और लोकहित करें, लोगों का भला करें। कल्याणकारी राज्य का विचार राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंदर वर्णित किया गया है। कहां से लिए गए राज्य के नीति निर्देशक तत्व? आयरलैंड देश के संविधान से लिए गए हैं। नेक्स्ट है, यहाँ पे बोला गया कि एक्स और वाई एक रेस्तरां में प्रबंधकों के रूप में काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें समान काम के लिए असमान वेतन मिलता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का कौन सा अनुच्छेद समान काम के लिए समान वेतन का प्रावधान करता है? बस इतना बताना है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का कौन सा अनुच्छेद समान काम के लिए समान वेतन का प्रावधान करता है? अनुच्छेद नंबर 39, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद नंबर 39 के अलग अलग भाग हैं। अनुच्छेद नंबर 39 का क यानी कि ए पार्ट जो है, राज्य प्रत्येक महिला को, प्रत्येक पुरुष को समान रूप से जीने के साधन उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद नंबर ख 39 का अनुच्छेद नंबर ख, ठीक है, समुदाय के जो भी समुदाय है उसको जो भी भौतिक संसाधनों का जरूरत है उसका जो वितरण होगा, उनका जो स्वामित्व होगा, उनके नियंत्रण की व्यवस्था करेगा। ठीक है, बहुत सारी चीजें इनके अंदर है। अनुच्छेद नंबर 39 यानी कि समान काम के लिए समान वेतन। भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद के अनुसार राज्य ग्राम पंचायतें संगठित करने के लिए कदम उठाएंगे और उन्हें वे शक्तियां और अधिकार प्रदान करेंगे जो स्वशासन की इकाइयों के रूप में उन्हें कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हो? तो राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद नंबर 40। ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 40 के अंदर किया गया है। अनुच्छेद नंबर 21 राज्य लोक कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। अनुच्छेद नंबर 41
कुछ दशाओं में यानी कि कुछ स्थिति में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। नेक्स्ट बताइए, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद के तहत मातृत्व अवकाश पर एक कामकाजी महिला को नियोक्ता से सभी मातृत्व लाभ प्राप्त करना चाहिए? अनुच्छेद नंबर 42। ठीक है, अनुच्छेद नंबर 42, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट रहेगा। अनुच्छेद नंबर 43, कामगारों को निर्वाह मजदूरी और कुटीर उद्योगों का विकास। अनुच्छेद नंबर 44, नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता को लागू करने का प्रयास करना। अनुच्छेद नंबर 45, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा और उनकी देखभाल का उपबंध करना। अनुच्छेद नंबर 45। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामकाजी महिलाओं के लिए काम करने की परिस्थितियों में उपलब्ध कराने के साथ साथ उनके यौन उत्पीड़न की रोकथाम और इसके लिए संगठन में व्यवस्था किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है? अनुच्छेद नंबर 42, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। 43, 44, 45 मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूं। अनुच्छेद नंबर 43, उद्योगों के अंदर कर्मचारियों के भागीदारी के लिए उपयुक्त विधान बनाना। 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976, उसके तहत अनुच्छेद नंबर 43 क्या जोड़ा गया था? ठीक है, अनुच्छेद नंबर 43 क्या जोड़ा गया था? ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट बताइए, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्यों की प्रसूति सहायता के लिए प्रावधान निर्मित करने का निर्देश दिया गया है? अनुच्छेद नंबर 42 के अंदर दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद नंबर 39 तो क्या बोलता है कि जो राज्य है वो प्रत्येक स्त्री और पुरुष को समान रूप से जीविका के साधन उपलब्ध कराने का प्रयत्न करेगा। अनुच्छेद नंबर 40, ग्राम पंचायतों का गठन का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद नंबर 41, कुछ दिशाओं में यानी कि कुछ कंडीशन में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 43 बी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, कौन सा कथन सही है ये इसने पूछा है। अनुच्छेद नंबर 43 बी 44वें संविधान संशोधन में शामिल किया गया था, ये गलत है। 44वें संविधान संशोधन के तहत नहीं शामिल किया गया था। यह आजीविका के अधिकार से संबंधित है, इसे 2002 में शामिल किया गया था। पहली बात तो 97वें संविधान संशोधन हुआ था 2011 के अंदर। 97वें संविधान संशोधन 2011, इसके तहत मूल संविधान के अंदर इसको शामिल किया गया था, अनुच्छेद नंबर 43 बी को। और सहकारी समितियों या संगठन से संबंधित है ये, डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 43 भी किसका प्रावधान करता है? अभी मैंने आपको बताया, सहकारी समितियों को बढ़ावा देना, सहकारी समितियों को बढ़ावा देना। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट रहेगा। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में पूरे भारत में एक समान सिविल संहिता का उल्लेख मिलता है? सिविल संहिता का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 44। भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 44 के अनुसार जो राज्य है, भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता को सुरक्षित करने का प्रयास करता है। अनुच्छेद नंबर 40, ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद नंबर 42, काम की जो न्याय संगत दशाओं के अंदर प्रसूति सहायता का उपबंध। और अनुच्छेद नंबर 48, कृषि और पशुपालन का संगठन। अनुच्छेद नंबर 48, पोषण अभियान 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के पोषण सत्र को प्राप्त करने का एक कार्यक्रम है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पोषण सत्र को बढ़ाने के लिए प्रावधान करता है? अनुच्छेद नंबर 47, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण से संबंधित है? अनुच्छेद नंबर 50। भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 50 के तहत न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने हेतु राज्यों को निर्देश दिया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये अनुच्छेद नंबर 50। अनुच्छेद नंबर 41, कुछ दिशाओं में कुछ कंडीशन में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद नंबर 41, अनुच्छेद नंबर 51, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। अनुच्छेद नंबर 40 क्या बोलता है? पंचायतों के गठन से संबंधित है, अनुच्छेद नंबर 40। संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से
पृथक रखने के लिए कदम उठाने हेतु राज्य को निर्देशित करता है। अनुच्छेद नंबर 50। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट रहेगा, बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट बताइए। और अनुच्छेद नंबर 49 जो है, अनुच्छेद नंबर 49, जितने भी राष्ट्रीय स्मारक हैं, स्थान हैं, जितनी भी राष्ट्रीय वस्तुएं हैं, उनका संरक्षण करना। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित है? अनुच्छेद नंबर 51। अनुच्छेद नंबर 49 अभी आपको बताया, जितने भी राष्ट्रीय स्मारक, स्थान, वस्तु हैं, उनका संरक्षण प्रदान करना। 48 किससे संबंधित है? कृषि और पशुपालन का संगठन। अनुच्छेद नंबर 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का अलग करना राज्यों को अधिकार देता है। अनुच्छेद नंबर 51 अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित है। नेक्स्ट बताइए। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रचार से संबंधित है? अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रचार से संबंधित है, ये तो हमने कर लिया। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों का गांधीवादी सिद्धांत है? नीति निदेशक सिद्धांतों का गांधीवादी सिद्धांत है। सबसे पहले जो हमारे राज्य के जो नीति निदेशक तत्व हैं, तो कौन से भाग के अंदर है? संविधान के भाग नंबर 4 के अंदर है। भाग नंबर 4 में भी कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद नंबर 36 से 51। ठीक है। और नीति निदेशक सिद्धांतों के गांधीवादी सिद्धांत, अनुच्छेद नंबर 40 वही ग्राम पंचायतों का गठन करना। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट रहेगा, अनुच्छेद नंबर 40। ठीक है, ग्राम पंचायतों का गठन करना। और अनुच्छेद नंबर 43 बताया था, कामगारों को निर्वाह यानी कि जीवन जीने के लिए मजदूरी और छोटे छोटे उद्योगों का विकास करना, ताकि भाई कामगार जो हैं, मजदूर जो हैं, काम कर सकें और उनको जीवन यापन के लिए पैसा मिलता रहे, उनका जीवन यापन होता रहे। अनुच्छेद नंबर 48 बताया, कृषि और पशुपालन संगठन से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों का एक उदारवादी सिद्धांत है? उदारवादी सिद्धांत इनमें से है समान नागरिक संहिता को संरक्षित करना। समान नागरिक संहिता को संरक्षित करना। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत कहां से लिए गए हैं? आयरलैंड देश के संविधान से लिए गए हैं। भाग नंबर 4 के आर्टिकल नंबर 36 से 51 तक इनका आपको देखने को उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट बताइए। पूछा गया कि भारतीय संविधान के राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों की श्रेणी में निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं किया गया है? नेहरूवादी, समाजवादी, उदारवादी, गांधीवादी। भाई नेहरूवादी को शामिल नहीं किया गया है, ऑप्शन नंबर ए। समाजवादी का मतलब है कौन कौन से अनुच्छेद आएंगे? अनुच्छेद नंबर 48, 39, 41, 41, 42, अनुच्छेद नंबर 43 ए और अनुच्छेद नंबर 47। सबसे पहले तो कौन से राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत जो है अनुच्छेद नंबर 36 से 51 है। उदारवादी में कौन कौन से आ जाएंगे? अनुच्छेद नंबर 44, 45, 46, 48, 49, 50 और 51। 49, 50 और 51। उदारवादी में कौन से सॉरी ये गांधीवादी, ये मैंने उल्टा लिख दिया, ये उदारवादी में आएंगे। और गांधीवादी में कौन कौन से आ जाएंगे? 40, 43, 46, 47, 48। ठीक है। तो भारतीय संविधान के राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों की श्रेणी में निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं किया गया है? नेहरूवादी को शामिल नहीं किया गया है। नेक्स्ट है, राज्य को सभी श्रमिकों को आजीविका और एक सम्मानजनक जीवन स्तर उपलब्ध कराने का प्रयास करना चाहिए। भारत के परिपक्ष में दिए गए कथन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? संविधान के 43वें अनुच्छेद के अंदर इसका उल्लेख मिलता है। पहला कथन ही इसके अंदर सही है। राज्य को सभी श्रमिकों के लिए आजीविका और एक सम्मानजनक जीवन स्तर उपलब्ध कराने का प्रयास करना चाहिए। इस नीति निदेशक सिद्धांत का उल्लेख अनुच्छेद नंबर 43 के अंदर मिलता है। और राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत का समाजवादी सिद्धांत भी है। नेक्स्ट बताइए। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किसकी सिफारिश पर शामिल किया गया था? भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था सरदार सवर्ण सिंह समिति। डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट रहेगा। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि पंचायती राज व्यवस्था में जो त्रिस्तरीय पंचायती राज संरचना है, त्रिस्तरीय पंचायती राज जो संरचना है वो कौन सी समिति से संबंधित है? वो बलवंत राय मेहता समिति से संबंधित है।
एमएल सिंघवी समिति का संबंध पंचायती राज व्यवस्था से है, पंचायती राज व्यवस्था से। विवेक देवराय समिति का संबंध रेलवे के अंदर कुछ सुधारों का और या रेलवे के अंदर कुछ पुनर्गठन करना, वो विवेक देवराय समिति का संबंध है। तो मूल कर्तव्यों को किसकी सिफारिश पर शामिल किया गया था? सरदार सवर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर शामिल किया गया था। नेक्स्ट है, मौलिक कर्तव्यों के बारे में संस्तुति के लिए कांग्रेस पार्टी ने 1976 में कौन सी समिति का गठन किया गया था? एक संशोधन हुआ था संविधान के अंदर, 42वां संविधान संशोधन। कब हुआ था? 1976 में, जिसके तहत कांग्रेस के द्वारा सरदार सवर्ण सिंह समिति की संस्तुति के आधार पर मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था, यानी कि मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। ठीक है, मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था सरदार सवर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। तो संविधान का एक नया भाग, भाग नंबर 4 का क, यानी कि भाग नंबर 4A और एक अनुच्छेद आर्टिकल नंबर 51 क, यानी कि आर्टिकल नंबर 51A जोड़ा गया था। और इनको जोड़कर नागरिकों को 10 मौलिक कर्तव्यों को समावेश किया गया था। लेकिन वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11 है भाई। पहले कितने थे? 10 जोड़े गए थे। अभी वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11 मौलिक कर्तव्य हैं। 11 मौलिक कर्तव्य हैं। निम्नलिखित में से किसके कार्यकाल के दौरान सवर्ण सिंह समिति का गठन किया गया था? सवर्ण सिंह समिति का गठन इंदिरा गांधी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान 1976 में सवर्ण सिंह समिति का गठन किया गया और इस समिति की सिफारिशों के आधार पर 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत मूल कर्तव्यों को, यानी कि मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। तब कितने मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था? 10 मौलिक कर्तव्यों को। वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11 मौलिक कर्तव्य हैं। नेक्स्ट, देश के नागरिकों को मौलिक कर्तव्य सिखाने के सुझावों को कार्यान्वित करने वाली समिति को किस नाम से जाना जाता है? उसको जाना जाता है JS वर्मा समिति। JS वर्मा समिति के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, मूल कर्तव्य संविधान के किस भाग के अंदर जोड़े गए हैं? वर्तमान में भारतीय संविधान के अंदर कितने भाग हैं? 25 भाग हैं। जब हमारा संविधान बना तो उस टाइम पे कितने भाग थे? 22 भाग थे। यानी कि जब मूल संविधान में, अगर आपसे पूछा जाए, ये क्वेश्चन अब की बार पूछा भी गया था, अब की बार पूछा भी गया था, मूल कर्तव्य वाला पूछा गया था शायद, कि जब हमारा संविधान बना तो हमारे मूल संविधान उसको बोला जाता है, जब संविधान बना उसको मूल संविधान बोला जाता है। तो उस टाइम पे 22 भाग थे। अभी वर्तमान में कितने भाग हैं? 25 भाग हैं। और मूल कर्तव्य संविधान के किस भाग के अंदर जोड़े गए? भाग नंबर 4A। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट रहेगा भाई। भाग नंबर 3 की अगर मैं बात करूं, मौलिक अधिकारों से संबंधित है। भाग नंबर 1 से संघ और उसके राज्य क्षेत्र, और भाग नंबर 2 नागरिकता का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट, देश की रक्षा करने और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा के लिए तत्पर रहने का उल्लेख किसके तहत किया गया है? मौलिक कर्तव्यों के तहत किया गया है। ऑप्शन नंबर बी। सरदार सवर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। देश की रक्षा करने और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा के लिए आपको हमेशा तैयार रहना पड़ेगा, इसका उल्लेख मौलिक कर्तव्यों के अंदर किया गया है। नेक्स्ट है, 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्यों को सूचीबद्ध किया गया है? देखिए, जब सवर्ण सिंह समिति थी तो उस टाइम पे संविधान में 8 मूल कर्तव्य थे। कितने मूल कर्तव्य थे भाई? 8 मूल कर्तव्यों को जोड़ने का सुझाव दिया गया था। जब सवर्ण सिंह समिति ने 8 मूल कर्तव्यों को जोड़े जाने का सुझाव दिया था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत अनुच्छेद नंबर 51A को जोड़ा गया और 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। 2002 के अंदर एक संविधान संशोधन हुआ, 86वां संविधान संशोधन, जिसके द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। अगर आपसे पूछा जाए कि 11वें मौलिक कर्तव्य को संविधान के कौन से
संशोधन के तहत या कब जोड़ा गया, तो 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। लेकिन सुझाव जो दिया था वो स्वर्ण सिंह समिति ने 8 मूल कर्तव्यों का दिया गया था, लेकिन कितने मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था, 10 मूल कर्तव्यों को, यानी कि मौलिक कर्तव्य। भाई मूल और मौलिक बात एक ही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्यों की एक विशेषता है। मौलिक कर्तव्यों की क्या विशेषता है, अभी मैंने आपको बताया भाग नंबर 4A, भाग नंबर 4A और अनुच्छेद नंबर 51A, जिसमें कुल 11 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। उस टाइम पे 10 थे, ठीक है। और मौलिक कर्तव्यों को कहां से लिया गया है, यानी कि यूएसएसआर, पूर्व सोवियत संघ से लिया गया है। भूतपूर्व या पूर्व सोवियत संघ से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य केवल भारतीय नागरिकों के ऊपर लागू होते हैं। संविधान मौलिक कर्तव्यों को सीधे लागू करने का प्रावधान नहीं करता है। तो संविधान जो है इन्हें सीधे लागू करने का प्रावधान नहीं करता है। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा भाई, यानी कि इसके लिए आपको कुछ न संविधान के अंदर संशोधन करने पड़ेंगे तभी ये लागू होंगे। मौलिक कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। अनुच्छेद नंबर 51 मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है, बिल्कुल सही है। मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या 11 है, ये भी सही है। 43वें संविधान संशोधन के तहत इसको शामिल किया गया, भाई ये गलत है मेरे दोस्तों। इसको 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत इसको जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन 1976, ठीक है। 10 मौलिक कर्तव्यों को संविधान के अंदर शामिल किया गया था। वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं और संविधान के भाग नंबर 4A के अंदर इसको शामिल किया गया। डी ऑप्शन भी सही है। तो इसके अंदर कौन सा कथन सही नहीं रहेगा, सी ऑप्शन सही नहीं है। मौलिक कर्तव्यों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ये प्रकृति में गैर न्यायिक हैं, इन्हें 42वें संविधान 1976 के द्वारा शामिल किया गया। संविधान में इनका समावेश अमेरिकी संविधान से प्रेरित था। इनका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद नंबर 51A के अंतर्गत किया गया है। तो इसका आंसर भाई आपको होमवर्क के रूप में कमेंट बॉक्स के अंदर देना है कि इसका आंसर क्या रहेगा। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा, शेयर करके जाइएगा। और बाकी क्लासेज अगर आपको ज्वाइन करनी है तो प्लेलिस्ट से चेक कर लीजिएगा। पहले वाली क्लासेज आप देख सकते हैं। जीके जी सुबह आपको ये 11 बजे मिलती है, साइंस दोपहर को 2 बजे, मैथ डेली रात को 9 बजे लाइव क्लास, हरियाणा जीके हरियाणा करंट अफेयर डेली सुबह 7 बजे। इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करके हरियाणा ग्रुप डी के लिए कंप्लीट PDF 230 रुपीज में आप प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।